जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इस सेकंड वीडियो में हम इस वीडियो में हम पीडीई मतलब पब्लिक पीडीई ठीक है एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हम हायर एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। साथ ही साथ उसके हम हायर एजुकेशन के भी कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो अब तक जो एग्जाम हुए उनमें रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD इज मेजर ऑफ inorganic matter in water, all chemical present in water, all organic matter in water, लास्ट ऑप्शन है only some specific organic matter in water। ठीक है, ये BOD, COD, NCOB, NBOD ये टॉपिक काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक काफी ज्यादा पूछा भी जाता है, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म। साथ ही साथ मैं कुछ और टॉपिक आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो सोल्यूशन में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर। जो हमारी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है मतलब COD जो होती है वो हर एक ऑर्गेनिक मतलब हर तरीके के ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करने के काम आती है जो कि वाटर में होता है। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD टेस्ट दैट मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकल ऑक्सीडाइजेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मतलब हर तरीके का ऑर्गेनिक मैटर ठीक है उसके मेजर करने में ये काम आती है। बाकी मैंने कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। COD का जो काम होता है वो ऑर्गेनिक मैटर जो भी वाटर में सबको मेजर करने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में COD का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, सॉरी यहाँ पे हम भी ऐड करना भूल गए। तो ये पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBOD। ठीक है, अब इसकी फॉर्म का पहले मैंने आपको बताया था COD ठीक है, BOD उसके साथ CBOD उसके बाद NBOD। ये चार फुल फॉर्म है, आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के एंड तक हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल ये चार टर्म आपको याद होने चाहिए। इनसे कभी कभी रैंडमली डायरेक्टली आपसे डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताया गया CBOD का पूरा नाम कार्बन युक्त जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, CBOD स्टैंड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कार्बोनोइज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन के दौरान, मतलब जब भी कोई कार्बन आधारित कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कार्बन की अपघटन करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की खपत होती है उसके मापने के लिए काम आता है। ठीक है, इसे एक सेपरेटली एक टर्म और है जिनको बोलते हैं NBOD। मतलब N मीन्स नाइट्रोजनस, जैसे C मीन्स ठीक है C मीन्स कार्बोजनस हुआ था, ऐसे N मीन्स नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये सब दिया है, आप BOD डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर BOD ज्यादा है तो DO कम होगा, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो डाइलो ठीक है। तो ये आप ऐसा समझिए, अगर BOD ज्यादा है तो DO कम होगा और DO कम है तो DO कम है तो BOD ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे BOD बढ़ता है वैसे वैसे DO घटता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन घटता है। जैसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है वैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन घटना स्टार्ट कर देता है। बात करते हैं COD की, ये हमेशा BOD के अधिक या बराबर होता है। मतलब COD होता है वो हमेशा BOD से अधिक या बराबर में होता है। ठीक है, स्वच्छ जल में हाई DO होता है, मतलब जो क्लीन जल होता है उसमें हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, लो BOD और COD होता है। जैविक अपशिष्ट की बात की जाए तो जो जैविक अपशिष्ट होता है उनमें लो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है और हाई BOD और COD होता है। तो ये टर्म आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट के जाइएगा, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट में काफ़ी ऐसा क्वेश्चन फंसता है जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वन लाइनर डेफिनेशन की। DO ऑक्सीजन अवेलेबल इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। याद रखिए DO का मतलब होता है जलीय जीवों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन।
ठीक है। बीओडी, ऑक्सीजन नीडेड फॉर द बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन, जैविक अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन। सीओडी की बात करें, ऑक्सीजन नीडेड फॉर द केमिकल ऑक्सीडेशन, ये हिंदी में मैंने दे रखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हायर एजुकेशन से जहां हमें सूची 1 सूची 2 दी गई है, ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो आप आंख बंद करके इनको टारगेटेड क्वेश्चन की काउंटिंग में रख सकते हैं, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पूछा गया बोधज्ञान, नागार्जुन, ब्रह्मपुत्र, विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम है, आप एक बार बता सकते हैं। अगर विष्णुगुप्त अगर आपको पता है किसका दूसरा नाम है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात करें विष्णुगुप्त अगर आपको पता है तो टोटल क्वेश्चन आप एक बार में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने दोनों के लिए ये जो पीपीटी रेडी की है ये दोनों के लिए रेडी की है। तो ठीक है, तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। विष्णुगुप्त, ठीक है, नागार्जुन, ब्रह्मगुप्त। अब इसका आंसर की तरफ भी बढ़ लेते हैं। अगर विष्णुगुप्त की बात की जाए, अगर विष्णुगुप्त की बात की जाए तो ये चाणक्य जी का दूसरा नाम था। इट मीन्स ये जो चाणक्य या कौटिल्य जी थे उनका ये दूसरा नाम था, जो कि था विष्णुगुप्त। अब अगर विष्णुगुप्त की बात की जाए, चाणक्य जी की बात की जाए, तो किस लिए फेमस थे ये हम सब लोग जानते हैं। वो फेमस थे किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए। जब अर्थशास्त्र के लिए फेमस थे तो हम यहाँ रेंडमली जो टिक कर सकते हैं, ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन पर रेंडमली टिक कर सकते हैं जिससे कि हम इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त। अब नागार्जुन की बात की जाए तो अब देखिए हम इसमें नहीं जाते हैं ये स्कॉलर किस यूनिवर्सिटी से थे, इन सारी चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट ठीक है, तो हम सिर्फ इस क्वेश्चन को 60 सेकंड में अटेम्प्ट करने की एक ट्रिक समझ रहे हैं। जैसे मैंने बात की विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य का दूसरा नाम था। चाणक्य जी हमेशा रिलेटेड रहे किससे, आपके अर्थशास्त्र से। अगर हम सिर्फ इतना अटेम्प्ट कर लें कि विष्णुगुप्त इट मीन्स चाणक्य, इट मीन्स कौटिल्य इज ऑलवेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड अर्थशास्त्र, तो डी का सेकंड देखिए डी का सेकंड सिर्फ एक ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, उससे हम 60 सेकंड में चुटकी बजा के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। वहां हमसे पूछा गया कौटिल्य। अब याद रखिएगा सिर्फ एक कौटिल्य अगर आप रिमेंबर रखते हैं तो डेफिनेटली आप और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ब्रह्मगुप्त, कौटिल्य, पतंजलि, चरक। देखिए कौटिल्य और पतंजलि आपको पता है तो इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पतंजलि इज ऑलवेज रिलेटेड टू योग, ठीक है, और कौटिल्य ऑलवेज रिलेटेड टू, ठीक है, यानी बी का अगर हम सेकंड देखें कहां है, बी का सेकंड, और बी का सेकंड हमारा यहां है, बाकी किसी में, बी का सेकंड यहां है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो अब एक ही क्वेश्चन बचता है। फिर भी हम इसको एक बार पतंजलि से रिलेट करके देख लेते। पतंजलि सी का सेकंड, सी का सेकंड, ए का फोर्थ, ब्रह्मगुप्त बी का फर्स्ट। इसमें कुछ थोड़ा सा मिसयूज है, बस आप इतना समझिए कि कौटिल्य राजनीतिक, पतंजलि योग, और अगर हम बात करें ब्रह्मगुप्त की, ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ऑलवेज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, ठीक है, और बचा एक चरक रिलेटेड टू चिकित्सा। ठीक है, तो एक मैं इसमें एक इरेज कर देता हूं जिससे हम लिटरली इसको ज्यादा क्लैरिफाई कर पाए। ये लाइन, ठीक है, तो अब पतंजलि इज रिलेटेड टू ऑलवेज योग। अब इसे समझिए, ए का फोर्थ, बी की बात करें तो बी का होता है हमारा, बी का हो गया फर्स्ट। सी की बात करें तो सी हमारा है पतंजलि, पतंजलि इज रिलेटेड टू योग, सी का हमारा सेकंड। और डी की बात करें चरक तो डी है थर्ड। अब एक बार हम इसको इन ऑप्शन के साथ एक बार मैच करके देख लेते हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसको हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए ए का फोर्थ कहाँ दिख रहा है आपको, ए का फोर्थ यहाँ है, बी का फर्स्ट यहाँ है, सी का, तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, आई थिंक अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इन दोनों से आप कर सकते हैं। बाकी ब्रह्मगुप्त रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, चरक रिलेटेड टू चिकित्सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सेम उसी की तरीके से ये है, यहाँ आर्यभट्ट है, कणाद है, सुश्रुत है और नागार्जुन है। नागार्जुन को हमने पहले भी डिस्कस किया था। नागार्जुन रिलेटेड टू, यहाँ पे नागार्जुन ऑलवेज रिलेटेड, हमने ये क्वेश्चन किया था, बी था फर्स्ट। नागार्जुन ऑलवेज रिलेटेड टू रसतंत्र,
देखिए यहाँ रजतंत्र से रिलेटेड कुछ दिया गया है या नहीं दिया गया है, उसको देख लेते हैं। बाकी ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ एज कम्पेयर टू होमवर्क क्वेश्चन, आप कंप्लीट कीजिए। आंसर इसका मैंने ऑलरेडी दे रखा है, बट नहीं फिर अभी आप इसको कंप्लीट कीजिए। वैसे इस क्वेश्चन को आप इजीली इससे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आर्यभट्ट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स कहाँ है, मैथमेटिक्स अगर आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली टिक कर सकते हैं। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ, हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसमें बचता है हायर एजुकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक तब से पूछा जाने वाला है। रीज़न ये कि इस बॉडी को कंप्लीटली चेंज करके नई बॉडी को इंट्रोड्यूस किया है। हर शिफ्ट के बच्चों से मेरी बात होती है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे आपको ज़रूर मिलेंगे। एक पहला क्वेश्चन ये जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड होगा, हमेशा से जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है। सेकंड, रिसेंटली जो इंसिडेंट हुए हैं, अभी यूजीसी को कंप्लीटली खत्म किया गया, यूजीसी को खत्म नहीं किया गया, मतलब नेट एग्जाम को वहाँ से शिफ्ट किया गया। एनटीए को खत्म करके जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाई गई जिसके थ्रू अब सारा रेगुलेट होगा ये हायर एजुकेशन सिस्टम, वो उनसे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, प्रीवियस भी याद रखना और जो नए चेंजेस हुए वो भी याद रखना। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक बार एनसीईटी। पहले तो आप ये समझिए ये सारी चीज़ें है क्या। एनसीईटी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए ये बॉडी बनाई गई थी। बात करते हैं यूजीसी। यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था ये सोच के कि हायर एजुकेशन में जितनी भी चीज़ें उन सबको हम डायरेक्टली एक यूजीसी से रेगुलेट कर पाएंगे। 1956 में बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं एनटीए। एनटीए स्टैंड फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक एजेंसी है जो कई तरह के टेस्ट को कंडक्ट कराती है, जैसे आपका, ठीक है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए, ठीक है, साथ ही साथ नेट का एग्जाम हुआ, और भी कई तरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी एक नेशनल मतलब एक एजुकेशन रिलेटेड बॉडी है। तो इन चारों को हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर रहे थे, इन सबके ओवरऑल काम क्या होते हैं। ठीक है, बात की जाए एनसीईटी की, इसको बनाया गया था 1995 में। एनसीईटी की स्थापना 1995 में। एनसीईटी अधिनियम 1993 के तहत शिक्षक शिक्षा को विनियमित करने और पूरे भारत में मानक बनाए रखने के लिए की गई थी। यूजीसी मैंने बताया था 1956। यूजीसी की औपचारिक स्थापना 1956। यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत उच्च शिक्षा के मानकों को समन्वय और रखरखाव करने के लिए की गई थी। एनटीए की स्थापना 2007 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी नेट, नीट, जेई आदि जैसी प्रवेश परीक्षाओं को समायोजित करने के लिए की गई थी। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। स्टार्टिंग में जब चलता था तो मेडिकल एग्जाम के लिए हम देते थे सीपीएमटी, ठीक है, हमारा जेई तो वैसे अब जैसे होता था वैसे ही होता था, ठीक है, और अलग अलग तरीके के एग्जाम अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट कंडक्ट कराती। बट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक चेंज किया जिसमें सब कुछ एनटीए के हवाले कर दिया। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से एनटीए में सेंधमारी हो जाए या एनटीए सेलेक्टिव हो जाए तो हर डोमेन में वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो किसी एक थॉट प्रोसेस से निकलते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्की है, बट गवर्नमेंट ने किया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, हमारे गाँव में पढ़ना तो इसको पढ़ जरूर सकते हैं। 2017 में एनटीए को बनाया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कई तरह के एग्जाम को कंडक्ट कराती है। बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में स्कूली शिक्षा, मतलब इसका हायर एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, स्कूली शिक्षा पर सरकार के की सहायता को सलाह देने के पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए की गई थी। मतलब आप बुक से रिलेटेड ये है, ठीक है। ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर माय ओपिनियन। आप ये मैंने वो क्वेश्चन निकाले हैं जिनसे रिलेटेड टॉपिक अक्सर कर यूजीसी नेट में अभी रिसेंटली टच कर रहे हैं, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा ये टॉपिक आप कंप्लीट करके जाइए। अगर आपका कल एग्जाम है या आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो अब आप ये प्रिपेयर करके जाइएगा। हो सकता है इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन इजीली मिल जाए। ये इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाए जिससे कि आपका 6 से 7%, क्योंकि हम भी जानते हैं नेट और जेआरएफ की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 10 मैक्सिमम 15 नंबर का डिफरेंस होता है। तो अगर आप 6 से 8 क्वेश्चन 6 भी क्वेश्चन क्लियर कर देते तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इट मीन्स 12 नंबर होगा इजीली। अगर आप नेट क्लियर करने वाला है तो जेआरएफ क्लियर कर जाएंगे, और अगर आपका पीएचडी क्लियर होने वाला है तो नेट की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। बाकी